Hello students, in this video we are going to find the electric field intensity at any point on equatorial line of an electrical dipole. So let's get started. In last video we have done the derivation on a point which is on axial line. So we know that the formula for axial line is E is equals to 2 kp upon r cube. And this is the formula for a point which is on axial line. Okay. Now we are going to derive the formula for electric field intensity, but the point is this time is on equatorial line. Okay, so now let's get started. First of all we should know what is equatorial line. Equatorial line होती क्या है कि कोई डाइपोल है, if we are having a dipole and डाइपोल की जो डाइपोल लेंथ है उसके सेंटर वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ करते हैं. अगर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं देन दिस लाइन इज इक्वेटोरियल लाइन. ओके, और अगर इस लाइन पे हम कोई पॉइंट लेके चलते हैं तो उस पॉइंट पे हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी. हम उसका डेरिवेशन इस वीडियो में करने वाले हैं. ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ एक डायग्राम बना हुआ है. उस डायग्राम में वी हैव दिस नेगेटिव साइन एंड पॉजिटिव साइन. नेगेटिव क्यू एंड पॉजिटिव क्यू वी आर गिवन. और जो डाइपोल लेंथ है हमारे पास में 2a की है, तो इसको मैं ए नेम दे देता हूँ, इसको ए नेम दे देता हूँ. ये बीच में सेंटर पॉइंट है और सेंटर पॉइंट से एक लाइन पास हो रही है, दैट इज इक्वेटोरियल लाइन. अब इस इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर वी हैव टेकन अ पॉइंट हियर P. अब इस P पॉइंट पे वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. ओके, सो हम जो P पॉइंट है उसकी डिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं, R डिस्टेंस है. और जो ये अपने को दे रखा है P वेक्टर, ये क्या चीज़ होती है? यस, इट इज़ डाइपोल मोमेंट जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है. ओके, नाउ एट पॉइंट P हम क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू दिस पॉइंट, दिस चार्ज, एंड इसी पर निकालेंगे इसके कारण. तो हम देखेंगे कि दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, तो हमें रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी. अब हमें पता है कि फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, बिकॉज ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज से अगर किसी डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला भी ऑलरेडी नो दैट ना, के इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है, वेयर जो क्यू होता है दैट इज सोर्स चार्ज एंड आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दैट चार्ज एंड दैट पॉइंट. सो वी गोना स्टार्ट विद दिस. So first of all we'll take electric field intensity due to प्लस क्यू चार्ज. ये प्लस क्यू चार्ज के कारण हम देखते हैं कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होती है पॉइंट P पे. ओके, सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू. यू नो दैट फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू क्यू अपॉन में आर स्क्वायर. ठीक है, के की जगह पे दिस 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट. क्यू यानी सोर्स चार्ज, तो सोर्स चार्ज हमारे पास क्या है, क्यू है. ओके, एंड द डिस्टेंस ये. अब जो डिस्टेंस मेरे पास मैंने निकाली है, ये डिस्टेंस निकाली पीजीटी की फॉर्म से. कैसे, देखो ये डिस्टेंस मेरे पास a है एंड दिस इज r, तो बाई पीजीटी वी कैन फाइंड दिस ऑल्सो. दिस विल बी रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. बट वी नो दैट यहाँ पर स्क्वायर आता है डिस्टेंस का, तो जब इसका स्क्वायर करेंगे देन विल गेट दिस. दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज, दिस प्लस क्यू चार्ज. नाउ यू गोना फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद दिस चार्ज. इससे देखते हैं माइनस क्यू से क्या इंटेंसिटी क्रिएट होती है, एंड दैट इज दिस. बिकॉज डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस सेम है, आर प्लस ए का रूट था यहाँ पर भी, वहाँ पर भी आर प्लस ए का रूट था. चार्ज का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है. ठीक है, और मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड करना इसलिए मैंने नेगेटिव नहीं लगाया. क्लियर ये चीज़, यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड मैंने क्यू ही पुट किया हुआ है. ठीक है, बिकॉज दोनों तरफ मैग्नीट्यूड तो क्यू है ना, साइन अपने नेगेटिव लेके नहीं चल रहे, क्योंकि साइन के अकॉर्डिंग हम बता देंगे ऑलरेडी कि किस तरफ फोर्स लग रहा है. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो इसकी डायरेक्शन देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम में शो कर रखी है, ये जो नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन है, और पॉजिटिव के लिए जो बन रही थी वो अवे बन रही थी, तो मैंने डायग्राम में शो कर दिया. अगर यहाँ लिखना है तो यू कैन राइट हेयर, आप लिखोगे कैसे, यहाँ पे एक पॉइंट दे देना, सपोज ए पॉइंट दे देते हैं अगर यहाँ पे हम, वी कैन राइट हेयर डायरेक्शन जो बनेगी वो बन जाएगी PA. ठीक है, टुवर्ड्स PA. एंड यहाँ पर अगर कोई पॉइंट देता हूँ मैं सपोज B, तो डायरेक्शन बन जाएगी यहाँ पे टुवर्ड्स PB. तो इस तरह से डायरेक्शन आप दे सकते हैं कोई, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने डायग्राम में भी शो कर दिए वहाँ पे. फाइनली जब हम वैल्यूज फाइंड करेंगे तो हम डायग्राम को वहाँ लिख देंगे. ओके, नाउ अब इन दोनों से एक चीज़ दिख रही है हमें, E ड्यू टू प्लस क्यू एंड E ड्यू टू माइनस क्यू. दोनों की जो वैल्यूज़ है, देखो वैल्यूज़ देखो आप, वैल्यूज़ एकदम सेम है. ऑब्वियस है, मतलब मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, बट साइन का ही तो फर्क आएगा. यहाँ पे इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, बाकी कोई भी फर्क नहीं है इनके अंदर. ठीक है, तो वी गोना यूज़ दिस. हम करेंगे क्या, देखो E प्लस क्यू एंड E ड्यू टू, ये नेगेटिव क्यू लिख लेते हैं हम, एक में प्लस क्यू आएगा एक में नेगेटिव क्यू आएगा, तो E ड्यू टू प्लस क्यू एंड E ड्यू टू नेगेटिव क्यू इज इक्वल्स टू दिस. दोनों इक्वल है, तो दोनों को इक्वल करके मैंने लेट कर लिया एक E. ओके, इन दोनों की इंटेंसिटी को मैं E लेट कर लेता हूँ, ताकि जब आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें थोड़ा ईजी रहेगा कैलकुलेशन के अंदर. नाउ लुक एट दिस,
कि अब हमें कैसे करना है। वी नो दैट ड्यू टू प्लस क्यू जो इंटेंसिटी की डायरेक्शन थी दैट इज इन दिस डायरेक्शन, एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी इज like this. Okay, now I'll draw a line here. This is the line. Now look at this. If there is angle theta, अगर यहाँ पर एंगल थीटा है तो यहाँ पर भी एंगल थीटा बनेगा. It means this angle will be theta. Okay, similarly अगर इस तरफ एंगल थीटा है, अब देखो एंगल थीटा क्यों रहा, दोनों क्यों रहे, बिकॉज ये डिस्टेंस और जो ये डिस्टेंस है वो दोनों सेम है. अब सेम क्यों है, क्योंकि ये था अपने पास परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर था जो इन दोनों के मिड पॉइंट से जा रहा था. तो अगर मिड पॉइंट से पास हो रहा है तो अगर मैं यहाँ से इस परपेंडिकुलर के किसी भी पॉइंट पे अगर ज्वाइन करता हूँ मैं यहाँ से और यहाँ से, तो ऑलवेज जो ये लेंथ रहेंगी दोनों सेम रहेंगी. अगर दोनों सेम बनती है इट मीन्स जो ट्राइंगल बन रहा है दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, दो एंगल्स इक्वल होते हैं. इट मीन्स अगर ये दोनों क्या रहेंगे, अपने पास थीटा एंगल्स रहेंगे. ओके, दिस इज थीटा, तो इसकी हेल्प से देखो कॉरेस्पॉन्डिंग से दिस विल ऑल्सो भी थीटा, एंड दिस इज थीटा, देन अल्टरनेट से दिस इज ऑल्सो थीटा. तो दोनों हमारे पास एंगल आ जाएंगे थीटा. दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. अब देखो करना क्या है, ये जो इंटेंसिटी थी उसको मैं ये है इसको ई लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, इसको भी लिख लेता हूँ. अब मैं ई क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि ई ड्यू टू प्लस क्यू एंड ई ड्यू टू माइनस क्यू दोनों सेम है, जिसको मैंने ई लेट कर लिया. मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ आपको यहाँ पे ई, हम यूज़ तो इसको फर्दर करेंगे आगे, बट यहाँ पे मैं ये इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसको ई यूज़ किया. ओके, नाउ अब देखो, अब जो ये वाली ई है अपने पास, ये थीटा एंगल बना रही है इससे हॉरिजॉन्टल से, तो अगर मैं इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा तो अगर ये ई है सो दिस विल बी ई कॉस थीटा एंड दिस विल बी ई साइन थीटा. ओके, सेम विद दिस, ये जो इंटेंसिटी है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इंटेंसिटी है वो भी क्या होगा, इसको भी जब रिजॉल्व करेंगे हम तो ई है, सो इसी डायरेक्शन में हमारे पास आएगा ई कॉस थीटा, एंड इसके ऑपोजिट जो आएगा दैट इज ई साइन थीटा. अब बिकॉज दोनों की ई साइन थीटा दोनों में ई की वैल्यू इक्वल है, और साइन थीटा क्योंकि एंगल्स भी इक्वल है आपस में, तो ये दोनों तो एक दूसरे से हो जाएंगे कैंसिल. ओके, नाउ जो ओवरऑल रिजल्टेंट बचा वो बचेगा सिर्फ इन दोनों के कारण. तो ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा क्या बनेगा, ये दिस विल बी 2e कॉस थीटा. ओके, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे बन रहा है ये. तो देखो, ये इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू एंड दिस इज इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू. इसको रिजॉल्व किया कंपोनेंट में तो ये बन गया ई प्लस क्यू साइन थीटा. आप ई प्लस क्यू की जगह ओनली ई भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज आपने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया यहाँ पे, ठीक है, वो हमारी मर्जी है. एंड ये जो बनेगा अपने पास दैट इज ई प्लस क्यू कॉस थीटा बन जाएगा. सिमिलरली ई ड्यू टू माइनस क्यू की जो उसको रिजॉल्व करेंगे हम कंपोनेंट के अंदर, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस थीटा होता है, सो दिस इज कॉस थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज साइन थीटा. अभी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो जो ओवरऑल जो हमारे पास इंटेंसिटी क्रिएट होगी वो ड्यू टू दीज टू, इन दोनों के कारण सिर्फ इंटेंसिटी क्रिएट होगी. ठीक है, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है, जो ई नेट बनेगा दैट इज ई प्लस क्यू कॉस थीटा. प्लस क्यू कॉस थीटा क्यों है मैंने बता दिया, बिकॉज ये दोनों कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, और थीटा को जब आप रिजॉल्व करेंगे तो एक्स डायरेक्शन के अंदर नेगेटिव एक्स की तरफ है बट एक्स डायरेक्शन तो है, सो दिस इज ई प्लस क्यू कॉस थीटा. और यहाँ से भी क्या बनेगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा. तो देखो वही लिख लिया, ई प्लस क्यू कॉस थीटा एंड ई माइनस क्यू कॉस थीटा. अब हमें पता है इन दोनों के मैग्नीट्यूड को हमने क्या लेट कर रखा है, ई लेट कर रखा है, तो इन दोनों की जगह पे ई पुट कर देंगे. सो विल गेट हियर 2e कॉस थीटा. दिस इज ई नेट. ई नेट का फाइनल हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, और जो ई की वैल्यू है वी ऑलरेडी नो दैट ई की वैल्यू ये है हमारे पास में, तो इसकी जगह जब हम वैल्यू पुट करेंगे इस ई की जगह देन विल गेट दिस. तो ई नेट जो हमारे पास आया दैट इज 2 इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन इंटू में कॉस थीटा. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे. अब एक छोटा सा काम और करना है, सिर्फ कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के हमें यहाँ पुट कर देनी है. उसके बाद जब उनको सॉल्व कर लेंगे देन विल गेट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी. ओके, सो चलते हैं अब कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करते हैं. नाउ कॉस थीटा, नाउ देखो कॉस थीटा कैसे आएगा, इस ट्रायंगल की हेल्प से आएगा. अपने पास जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में देखो कॉस थीटा अगर मुझे फाइंड करना है तो कॉस थीटा का फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो दैट, जो ट्रिग्नोमेट्री जो होती थी वहाँ से अपने पास कॉस थीटा का फॉर्मूला होता था ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस. सो बेस क्या है अपने पास, दिस ए, ये बेस ही तो है हमारे पास में, एंड हाइपोटेनस क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा. सो वी हैव कॉस थीटा दिस. अब इस कॉस थीटा को जो हमारा लास्ट बचा था जस्ट उसमें पुट करना है हमें. ठीक है, जब हम पुट कर देंगे तो 2a, ये तो सेम था यहाँ पे, बस कॉस थीटा ही तो बचा था अपने पास, तो कॉस थीटा की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे. ठीक है, तो वैल्यू पुट करके इसको जब फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2a³ और अपॉन में देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू रूट में ये रह गया अपने पास. तो ये कंप्लीट 1 पावर है एंड दिस इज
रूट का मतलब हाफ पावर होती है, दोनों पावर जब ऐड होंगी देन इट विल बी रेज टू पावर 3/2. सो दिस इज ई नेट इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a 4πε0 r² प्लस a² रेज टू पावर 3/2. अब इसमें जो ये चीज़ आ रही है ये हमारी जानी पहचानी चीज़ है जो होती है डाइपोल मोमेंट, जिसे हम लिखते हैं p से. सो इसको हमने p लिख दिया. ओके 4πε0 r² प्लस a² और का होल रेज टू पावर 3/2. एंड दिस इज आवर फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट p. अब इंटेंसिटी तो हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, एंड वी ऑलरेडी नो दैट कि ये जो चीज़ है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. तो अब हमें इसकी देखें डायरेक्शन. तो डायरेक्शन के लिए वापस यहाँ आ जाओ. देखो डायरेक्शन जो हमारे पास बन रही है वो इस तरफ बन रही है. क्यों? क्योंकि ई प्लस क्यू जो है वो भी इस तरफ है और ई नेगेटिव क्यू है वो भी इस तरफ है. तो दोनों की जो नेट डायरेक्शन है वो इस तरफ बन रही है. ओके अब हमारे पास जो फॉर्मूले में है वो पी है. पी का मतलब होता है डाइपोल मोमेंट. अब डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखो वो तो इस तरफ है. इट मीन्स जो डायरेक्शन है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन आ रही है दैट डायरेक्शन इज ऑपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ पी. दैट डायरेक्शन इज ऑपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट. तो अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे देखो मैग्नीट्यूड के लिए तो सही है, ये मैग्नीट्यूड हमें पता इतना ही आएगा, बट अगर हमें डायरेक्शन शो करनी है तो हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा. जब हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे तो डायरेक्शन को यूज़ करना पड़ेगा हमें. तो देखो डायरेक्शन कैसे यूज़ करेंगे, मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि जब डायरेक्शन अपोजिट्स होती हैं, ठीक है, जब हमने उसकी बात की थी एक्सेल लाइन पे जब देखा था कि वहाँ पे डायरेक्शन सेम आ रही थी, सिमिलर डायरेक्शन आ रही थी, तो हमने वहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखते टाइम पे कोई भी साइन चेंज नहीं किया. बट यहाँ पर देखो यहाँ पे डायरेक्शन पी की इस तरफ है और इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन यूज़ करना पड़ेगा. सो द फाइनल जो वेक्टर फॉर्म बनेगी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दैट इज ई इक्वल्स टू माइनस आ जाएगा यहाँ पे क्योंकि मैंने पी को वेक्टर में लिख दिया. देखो पहले हमने सिर्फ पी का मैग्नीट्यूड लिया था बट इस बार हमने इसको वेक्टर में चेंज कर दिया, तो इसलिए नेगेटिव साइन आ गया यहाँ पे एंड अपॉन में एज इट इज. तो आपको बस इसमें याद ये चीज़ रखनी है कि जब हम इक्वेटोरियल लाइन की बात कर रहे होंगे तो जो डायरेक्शन होगी ई की दैट विल बी ऑपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ पी, यानी डाइपोल मोमेंट. डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी, इसीलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, ठीक है. अदरवाइज अगर मैग्नीट्यूड की बात करें हम तो ये हमारा इतना फॉर्मूला चल जाएगा फॉर न्यूमेरिकल पर्पसेस के लिए हमारा फॉर्मूला चल जाएगा. बट अगर न्यूमेरिकल में डायरेक्शन पूछी हो तो ध्यान रखना है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है. ओके अब इसका भी एक स्पेशल केस है, जैसे हमने एक्सेल लाइन का किया था. स्पेशल केस क्या है कि अगर r इज़ वेरी वेरी मच ग्रेटर देन a होता, यानी जो ये लेंथ है ये लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी होती और ये डाइपोल की जो लेंथ है वो बहुत छोटी होती, तो हम ये कंडीशन लगा देते. और जब हम ये कंडीशन लगाते तो यहाँ पर क्या बनता, ये नेगलेक्ट हो जाता, ठीक है, और r² की पावर क्या आती है अपने पास, क्यूब बन जाती है यहाँ पे पावर, क्योंकि 2 से 2 कट जाता. तो फॉर्मूला हमारे पास ये बनता और जब इस फॉर्मूले को हम लिखेंगे k की फॉर्म में देन विल हैव kp अपॉन r³. ठीक है, अब इसको अगर कंपेयर करें हम लास्ट वाले से एक्सेल लाइन पे तो वहाँ फॉर्मूला हमारा क्या बन रहा था, वहाँ फॉर्मूला बन रहा था 2kp अपॉन r³ एंड हेयर जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है kp अपॉन r³. नाउ अब हम कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एंड सेम ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, पॉइंट चार्ज के लिए हमें पता है व्हाट विल बी द फॉर्मूला. हमारा जो फॉर्मूला होता था पॉइंट चार्ज के लिए दैट इज E इक्वल्स टू K इंटू क्यू अपॉन r². ये फॉर्मूला होता था हमारे पास में, जिसमें जो Q है दैट रिप्रेजेंट सोर्स चार्ज और जो R है वो डिस्टेंस होती थी कि सोर्स चार्ज से कितनी डिस्टेंस के ऊपर इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड कर रहे हैं. अब डाइपोल के लिए बात करें अगर हम, डाइपोल के लिए देखो क्या बन रहा है फॉर्मूला. डाइपोल में दो कंडीशन के अंदर फॉर्मूला बन रहा है. अगर एक्सियल लाइन से कंपेयर करते हैं तो एक्सियल लाइन में बनता था 2kp अपॉन में r³, और अगर हम इक्वेटोरियल लाइन की कंसीडर करें तो वहाँ पे बनता है हमारे पास में kp/r³. तो इन दोनों से एक कंक्लूजन ये निकल सकता है इन दोनों से कि जो एक्सियल लाइन होती है उस पर इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, किससे, इक्वेटोरियल लाइन से फॉर द सेम डिस्टेंस. सेम डिस्टेंस की बात करें अगर, मतलब अगर 5 सेंटीमीटर पे हम एक्सियल लाइन पे जा रहे हैं और 5 सेंटीमीटर ही हम इक्वेटोरियल लाइन पे जा रहे हैं तो जो एक्सियल लाइन होगा वहाँ पर हमें ज़्यादा इंटेंसिटी मिलेगी. एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. दूसरी चीज़, इन दोनों में देखो फ़र्क कितना है कि वहाँ पर जो रिलेशन था E वो वैरी करता था 1/r² से, ये चीज़ थी. बट यहाँ पर जो वैरी कर रहा है E दोनों केसेस के अंदर वो कर रहा है 1/r³ से. ठीक है, यहाँ पे वैरी करता था 1/r² से. इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर हम डिस्टेंस को दूर जाएंगे, हम जैसे जैसे दूर जाएंगे तो जो इंटेंसिटी है वो डाइपोल पे जो होगी वो जल्दी ज़्यादा फास्टली डिप्लीट होगी. यहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा फास्ट डिप्लीट नहीं हो रही थी इसके कंपैरिजन में. ठीक है, एग्जांपल की बात करते हैं. सपोज अगर मैं डिस्टेंस को, इस केस में अगर डिस्टेंस को डबल कर दूं,
ठीक है। तो इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो बस आर की जगह पे यहाँ पे 2r का स्क्वायर आ जाएगा। 2r का मतलब क्या होगा, 1/4 हो जाएगा ना यहाँ पे, जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे। इट मीन्स 1/4 टाइम्स फर्क पड़ेगा उसके ऊपर। बट अगर यहाँ पे मैं डबल कर दूंगा तो 2 का क्यूब, इट मीन्स 1/8 टाइम्स हो जाएगी। तो इसीलिए डिस्टेंस को डबल करने पर इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज जो है वो 1/4 हो जाएगी, बट ड्यू टू डाइपोल जो हो जाएगी वो 1/8 हो जाएगी। इट मीन्स यहाँ पे ज़्यादा फास्ट डिप्लीट करेगी। डिप्लीट का मतलब कम होगी। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये था दोनों के डिफरेंस में कि वहाँ पर जो रिलेशन था ई वैरी करता था 1/r² से, कि प्रोपोर्शनल था 1/r² के, और यहाँ पर जो है वो r³ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज़ प्रोपोर्शनेट टू 1/r³। यहाँ 1/r³ से वैरी करेगा डाइपोल में, बट इन पॉइंट सिंगल चार्ज में जब बात करते थे तो वो 1/r² की तरह से वैरी करता था। सेकंड चीज़ ये कि वहाँ पर जो इंटेंसिटी थी वो डिपेंड करती थी ओनली क्यू के ऊपर, ठीक है, क्यू पे डिपेंड करती थी। बट यहाँ पर है, यहाँ पर इंटेंसिटी वो पी पे डिपेंड कर रही है। ऑल्दो पी के अंदर क्यू तो आएगा ही आएगा अपने पास में, इंटू 2a भी आएगा, बट यहाँ पर ये दोनों चीज़ भी हैं, ए भी है। वहाँ पर अपने पास ओनली चार्ज का, सिर्फ चार्ज की वैल्यू डिपेंड करता था कि इंटेंसिटी कितना क्रिएट होगी सोर्स चार्ज पे, पर यहाँ पर डिपेंड करेगा वो पी के ऊपर, यानी डाइपोल मोमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी एक चीज़ और समझनी है कि जो डाइपोल होता है उसमें देखो क्या है कि नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है। तो नेट चार्ज जो डाइपोल का होता है वो तो क्या होता है, जीरो होता है। नेट चार्ज जो है वो जीरो है, बट फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होती। हमने फॉर्मूले किए हैं अभी, उन फॉर्मूले से हम निकाल चुके हैं। एक्सियल लाइन पे कुछ और होगी और जो इक्वेटोरियल लाइन पे है वो सेम डिस्टेंस के लिए हाफ होगी। तो इंटेंसिटी जीरो नहीं होती नेट चार्ज जीरो होने पर भी। इसका रीज़न ये कि अगर किसी पॉइंट पे तुम्हें इंटेंसिटी निकालनी है तो वो पॉइंट देखो प्लस से कि जो डिस्टेंस है वो कम रहेगी, नेगेटिव से डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो इंटेंसिटीज़ का सम है वो कैंसिल नहीं हो सकता। ठीक है, अगर दोनों हम सेम डिस्टेंस से निकाल लें पॉजिटिव नेगेटिव से, तो हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव से जितना दूर नेगेटिव से भी उतना ही दूर। तो इस कंडीशन में जो इंटेंसिटी है वो जीरो रहेगी। बट डाइपोल में ये जो डिस्टेंस आ जाती है ना, जो डिस्टेंस के कारण बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ इंटेंसिटी हमें देखने को मिलती है। ओके, अब हम इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा, दिस काइंड ऑफ ग्राफ। देखो R1/r³ है, ये डिप्लीट फास्टर, देखो फास्टर डिप्लीट हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है ये, ठीक है। एंड 1 जो r² है उसका ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ है। तो डिप्लीट फास्टर कौन हो रहा है, ये फास्टर डिप्लीट हो रहा है। तो आपको ग्राफ भी ध्यान रखना है कि 1/r³ और 1/r² का ग्राफ इस तरह से बन रहे हैं। ये हमारे पास हो चुका था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल। नाउ लेट्स फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल, और वी कैन से कि ऐसा डाइपोल जिसमें जो हम पी पॉइंट लेकर चलेंगे दैट इज रैंडम, वो कहीं पर भी होगा, ना तो वो एक्सियल लाइन पे होगा ना वो इक्वेटोरियल लाइन पे होगा। रैंडमली अगर किसी जगह के ऊपर अपने पास एक पॉइंट है और हमें वहाँ अगर इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे जो इस फॉर्मूले से बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए समझा देता हूँ मैं। वी हैव अ डाइपोल हियर, -q एंड +q चार्जेस आर देयर। सो तो पी की तरफ हमारे पास ये मिल जाएगा, दिस इज डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है हमारे पास, ये पी वेक्टर जो है वो डाइपोल मोमेंट को शो करेगा। ठीक है, नाउ सेंटर से हमने एक लाइन पास कर ली, और वो जो लाइन है दैट इज वो थीटा एंगल बना रही है, ना इक्वेटोरियल नहीं हो, क्योंकि इक्वेटोरियल होती है तो 90 डिग्री का एंगल बनता। तो मैंने रैंडमली एक एंगल ले लिया थीटा, तो थीटा एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी, और उस लाइन के ऊपर वी हैव टेकन अ पॉइंट पी है। ओके, नाउ एट पॉइंट पी वी नीड टू फाइंड द इंटेंसिटी ड्यू टू दैट डाइपोल। तो करेंगे कैसे, देखते हैं कि एक डिस्टेंस मैंने ले ली कि डिस्टेंस जो पी है वो आर डिस्टेंस के ऊपर है। अब देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो पी है, ये पी और जो डिस्टेंस है ये, इसके बीच में एंगल बन रहा है थीटा। तो मैं पी को रिजॉल्व करूंगा कंपोनेंट्स के अंदर, तो पी का थीटा के साथ वाला कंपोनेंट बन गया पी कॉस थीटा, और जो पी का ये वाला इसके जस्ट परपेंडिकुलर, दो कंपोनेंट डिवाइड करते हैं हम परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट बना कॉस थीटा, और जो ये कंपोनेंट होगा जो इन दोनों के बीच में एंगल परपेंडिकुलर रहेगा दैट इज पी साइन थीटा। तो हमने कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। अब देखो एक चीज़, जब हम कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो जो ये पी है इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूँ पी साइन थीटा, तो वो ऐसे जा रहा है देखो, ठीक है, और पी कॉस थीटा ऐसे जा रहा है। तो पी कॉस थीटा के लिए देखो, पी कॉस थीटा के लिए जो पी पॉइंट है वो पी पॉइंट एक्सियल लाइन के ऊपर आ गया। क्यों, पी कॉस थीटा क्या डाइपोल मोमेंट ही तो है। देखो अगर मुझे पता डाइपोल मोमेंट ऐसे होता है पी, और यहाँ पर एक पॉइंट है, तो उसको मैं एक्सियल लाइन में तो कंसीडर करता था। तो अब मेरे पास क्या है, पी की जगह पे बस पी कॉस थीटा आ गया और कुछ थोड़ी है, और उसी पे एक्सटेंडेड पे आगे पॉइंट पी है। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो पी कॉस थीटा है वो उस पर जो पी पॉइंट है वो एज अ एक्सियल लाइन की कंडीशन है। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो करेंगे एक्सियल लाइन का फॉर्मूला। अब अगर इसकी बात करें हम साइन थीटा वाले की, तो देखो ऐसे है, ये साइन थीटा इस तरफ और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन है
उसके ऊपर हमें पॉइंट पी दे रखा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि कंडीशन कौन सी आ गई, ये कंडीशन बन गई इस बार इक्वेटोरियल लाइन की। इट मीन्स जो पी साइन थीटा है, पी साइन थीटा भी तो देखो डाइपोल मोमेंट ही तो है, डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट है। तो डाइपोल मोमेंट जो है उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो इक्वेटोरियल लाइन होती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि पी साइन थीटा के लिए जो ये लाइन होगी वो एज ए इक्वेटोरियल लाइन का बिहेव करेगी, और जो पी कॉस थीटा है उसके लिए जो ये लाइन होगी वो एज ए एक्सियल लाइन का बिहेव करेगी। तो हम यही करेंगे, जब हम पी कॉस थीटा से जब वैल्यू निकालेंगे ई की तो हम लगाएंगे एक्सियल लाइन का फॉर्मूला, और जब हम पी साइन थीटा से पी पर इंटेंसिटी निकालेंगे तो हम लगाएंगे किसका, इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला, ठीक है। तो बस वही करना है, निकालते हैं इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू पी कॉस थीटा। बोल सकते हैं हम पी कॉस थीटा के कारण जो इंटेंसिटी बनेगी वो क्या बनेगी। देखो बननी क्या चाहिए पहले देख लेते हैं। यू नो दैट जो फॉर्मूला होता है एक्सेल पे वो क्या था, 2kp/r³ था, ये तो फॉर्मूला था। और अगर मैं एप्सिलॉन की फॉर्म में लिखना है तो वी कैन राइट है 2/4πε0 p × r³, ये फॉर्मूला बनेगा अपने पास में। तो देखो अगर मुझे ये फॉर्मूला लगाना है तो बस p की जगह पे क्या यूज़ कर लूँगा, p cos थीटा, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। डिस्टेंस r थी, डिस्टेंस r यहाँ पर है और कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बोल सकते हैं इंटेंसिटी जिसे हम E1 नाम देंगे, और E1 इंटेंसिटी क्या है, ड्यू टू p cos थीटा एट पॉइंट p, यानी जो ये डाइपोल मोमेंट है इसके कारण जो इंटेंसिटी क्रिएट होगी एट पॉइंट p दैट इज E1। तो E1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2p cos थीटा अपॉन में 4πε0 × r³, यही तो बोला था मैंने, ठीक है। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, अलोंग, अलोंग क्या PD, इसकी तरफ इसकी डायरेक्शन होगी, तो मैंने डायरेक्शन भी इस बार डायरेक्शन भी लिख दी मैंने, ओके। नाउ अब देखो निकालते हैं p साइन थीटा के कारण। तो हमें पता है जब इक्वेटोरियल लाइन पे की थी हमने तो p हमारे पास ऐसा था और इंटेंसिटी पॉइंट पे आ रही थी हमारी इस तरफ, ठीक है, इस तरफ तो आ रही थी अलग बात है, बट फॉर्मूला क्या बन रहा था, फॉर्मूला जो है बन रहा था वो बन रहा था हमारे पास kp/r³। अब जब k की वैल्यू में पुट करूँगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 r³, p की जगह पे p, यानी p/this मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी तो यही करना है, बट p की जगह पर क्या यूज़ होगा इस बार, p साइन थीटा यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास p साइन थीटा के कारण वो इक्वेटोरियल लाइन बन रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट आ गया हमारे पास E2, जो ये होगा। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि डाइपोल मोमेंट के अपोजिट होती है डायरेक्शन, परपेंडिकुलर या मतलब सेम लाइन में बट अपोजिट रहती है, ठीक है, जस्ट अपोजिट रहती है। तो देखो p साइन थीटा इस तरफ और E2 की डायरेक्शन इस तरफ, जस्ट इसके अपोजिट है। तो अलोंग होगी अपने पास PC, तो PC लिख लिया, फॉर्मूला क्या बना, p × p की जगह पे क्या आ जाएगा, p साइन थीटा, तो p की जगह पे हमारे पास क्या आ गया, p साइन थीटा 4πε0 r³, एज इट इज बन गया, कुछ फर्क नहीं करना, बस p की जगह पर p cos थीटा यूज़ करना है एक बार एक्सेल के लिए बनाने के लिए, और दूसरी जगह पर हमें p साइन थीटा यूज़ करना है इक्वेटोरियल बनाने के लिए, ओके। अब इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे, तो देखते हैं इसको। नाउ वी हैव टोटल E, तो टोटल E क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, देखो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये और ये जो लाइन है 90 पे ही तो है, तो इसके कारण जो एंगल बन गया इस तरफ, और इसके कारण एंगल बन रहा था जैसे इसके ऑपोजिट, तो रहेगा तो 90 डिग्री फिर भी, ओके। अगर 90 डिग्री होता है तो हमें पता है कि वेक्टर फॉर्म से एडिशन कैसे निकालते थे हम, इस फॉर्मूले से, कि cos थीटा वाला कंपोनेंट तो कट जाएगा, ठीक है, बिकॉज ये दोनों के एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे आ जाएगा E1² + E2²। नाउ E1 की वैल्यू हमारे पास ये थी तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे, सेम E2 की जगह पर भी वैल्यू पुट कर दी, इन दोनों का स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया। अब देखो इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पर 4πε0 r³, 4πε0 r³ पूरे के स्क्वायर है, तो ये तो चीज़ बाहर आ जाएगी, उसका स्क्वायर कट जाएगा। देखो p भी यहाँ पर, p भी यहाँ पे, ये सब चीज़ बाहर आ गई, बचा क्या, 2 का स्क्वायर 4 cos थीटा, 4 cos² थीटा, एंड हियर वी हैव sin² थीटा, ये हमारे पास बच गया, ओके। नाउ अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 जो cos² है इसको हम लिख सकते हैं 3 cos² + 1 cos², और जो 1 cos² होगा वो इसके साथ चला जाएगा, यानी sin² + cos², ये मिलके क्या बन जाएगा 1। तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास जो रहेगा दैट इज E = दिस p/4πε0 r³, और इंटू में यहाँ पे ये तो 1 बन गया, ये रह जाएगा। और यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो kp/r³ इंटू √3, रूट में 3 cos² थीटा + 1, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पर हम k भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी मर्जी है जैसे भी यूज़ करना चाहें। तो सिंपल डेरिवेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी डेरिवेशन है, एक बार आप खुद से करके देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बट इसको करने से पहले हमें एक्सेल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन का कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है, और समझ भी आना चाहिए कि यहाँ पर हम कैसे लगा रहे हैं इक्वेटोरियल लाइन और एक्सेल लाइन का कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हमारे पास E आया था, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, तो उसके लिए मैंने यहाँ से मान लिया कि E1 से जो अल्फा एंगल बना रहा है वो, और अब हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है।
अल्फा टेन अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, वहाँ से हमारे पास अल्फा आ जाएगा। सो देखो ये E2 है हमारे पास में, एंड अगर ये E2 है तो ये भी E2 रहेगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ मैं, ये E1 है तो ये E1 का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और ये हमारे पास बन गया एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में देखो अल्फा दिख रहा है ये, तो यहाँ पे हम टेन अल्फा लगा लेंगे, टेन अल्फा से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो टेन अल्फा, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी E2 परपेंडिकुलर है। सो जो फॉर्मूला बनेगा टेन अल्फा दैट इज E2 अपॉन E1। और E2 की वैल्यू वी नो दैट ये थी P sin थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R क्यूब। ऐसे ही E1 की वैल्यू पुट कर दी, ये दोनों कैंसिल हुए आपस में, P से P कैंसिल हुआ हमारे पास में, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा, दिस इज tan थीटा बन गया हमारे पास में। सो दिस इज tan अल्फा इक्वल्स टू हाफ tan थीटा। ये अल्फा यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा, तो ये तो हमारे पास एंगल आ चुका है। ठीक है, नाउ अब देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस क्या क्या होंगे। फर्स्ट, अगर पॉइंट P जो है वो एक्सेल लाइन के ऊपर होता तो हमें फॉर्मूला पता है उसका क्या था, 2kp अपॉन r क्यूब। देखो फॉर्मूले जब जितनी बार आप बोलोगे उतनी बार आपको खुद से फॉर्मूले लर्न होते जाएंगे, तो प्रैक्टिस करके देखो, हर चीज़ में जब भी फॉर्मूला आए तो उसको बोल के देखो, देन यू कैन इजिली लर्न द फॉर्मूलाज। नाउ ई जब निकाल रहे हैं कब, जब हमारा जो पॉइंट है एक्सेल लाइन पे ऊपर हो। अब देखो अगर एक्सेल लाइन पर है तो ये जो थीटा क्या रह जाएगा, एक्सेल लाइन का मतलब ये लाइन ऐसे ना हो कि ये लाइन ऐसे होती, तो अगर लाइन ऐसे होती तो थीटा हमारा क्या होता, जीरो होता। अगर थीटा जीरो होता और यहाँ पे थीटा आप पुट करो जीरो, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो हमारे पास यही था। जब हमें थीटा जीरो पुट करेंगे तो cos जीरो 1 यानी रह जाएगा 3, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 बन गया ना 2kp अपॉन r क्यूब। सिंपल है। और अगर एंगल निकालने, अगर अल्फा निकालना चाहें तो देखो अल्फा कैसे रहता, अगर ये लाइन ऐसे रहती तो अल्फा भी ई भी तो इसी डायरेक्शन में रहता, यानी अल्फा जीरो होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ थीटा जीरो पुट करते हैं। जैसे अभी थीटा जीरो पुट करोगे तो ये पूरा जीरो हो गया, टेन अल्फा जीरो, और टेन अल्फा जीरो का मतलब क्या हुआ, अल्फा इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि टेन अल्फा जो है वो जीरो पर ही तो जीरो रहेगा। ओके, नाउ सेकंड केस। सेकंड केस क्या था हमारे पास में, अगर लाइन इक्वेटोरियल होती। अगर लाइन इक्वेटोरियल है तो थीटा कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अगर हम 90 पुट करेंगे सो व्हाट विल गेट, 90 पुट करने पर ये जीरो हुआ, यहाँ ओनली 1 रह गया, ये 1 रह गया तो क्या बचा, P और अपॉन में ही बच गया। ठीक है, ये तो करना है बस। तो ये क्या बन गया हमारे पास में, kp अपॉन r क्यूब बन गया, जो कि फॉर्मूला था इक्वेटोरियल लाइन का। तो इट मीन्स जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं ये इस केस के लिए वो जनरल फॉर्मूले, वो हम किसी भी कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें एंगल पता है कि इतने एंगल पे हमें सेंटर से इतने एंगल पे हमें पॉइंट निकाल, किस पॉइंट पे हमें वैल्यू निकालनी है, देन वी कैन यूज़ दिस फॉर्मूलाज। और इन दोनों फॉर्मूलाज की हेल्प से वी कैन फाइंड एक्सियल लाइन का फॉर्मूला एंड दैट वन इक्वेटोरियल फॉर्मूला। ओके, सो ये भी आ गया बस। जब यहाँ पे थीटा यहाँ पुट कर देंगे अब तो इन्फिनिटी हो जाएगा ये, और टेन अल्फा इन्फिनिटी, टेन अल्फा इक्वल्स टू इन्फिनिटी, इट मीन्स अल्फा कितना बनेगा 90 डिग्री। और हमें पता डायरेक्शन क्या होती थी तब, अल्फा जो था वो 90 ऐसे डायरेक्शन बनाता था हमारे पास में, क्योंकि ये ऐसे था तो डायरेक्शन ऐसे होती थी। ओके, तो इस तरह से अब करना है, बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, हो सकती है सब चीज़ें। आपको डेरिवेशन वापस से करके देखने पड़ेंगे ये। ठीक है, डेरिवेशन करोगे तभी, एक बार खुद से करेंगे तभी डेरिवेशंस आएंगे। डेरिवेशन 12th क्लास में तो आती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है एग्जाम का वो डेरिवेशन ही रहता है। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस डेरिवेशन की करो। किसी भी चीज़ का डेरिवेशन आपको कहीं से पूछ लें, आपको आना चाहिए अगर अच्छे मार्क्स लेके आने फिजिक्स के अंदर। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट वीडियो।